नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं निखिल रघुवंशी और अपन जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है यूनिट 5 पर चर्चा कर रहे थे और यूनिट 5 के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ें देख ली थी। क्या क्या चीज़ें देखी हमने वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक समरी बता देता हूँ। ऑल ओवर हमने देखो राज्यपाल देख लिया है, मुख्यमंत्री देख ली है, विधानसभा देख ली है, विधान परिषद भी देख ली है ना, और शासन व्यवस्था के अंग के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है अगर अपन बात करें तो हम आज मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो उच्च न्यायालय क्या है और क्या नहीं, इससे संबंधित सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से विश्लेषण के माध्यम से समझाऊंगा। और यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो देखा, ये क्लासेस ली हैं, तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन से एक भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो है आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट की कोई भी तैयारी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो आप यहाँ से जो आने वाले क्वेश्चन है डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं, है ना। आज अपन बात करते हैं। देखो अब सबसे पहले अपन मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ों को पढ़ाता हूं। आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे क्लासेस ले रहे हैं रेगुलरली तो आप लोगों को पता है कि स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि नया बच्चा जो हमसे जुड़ेगा तो बहुत आसानी से चीज़ों को सीख सके। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप सबसे पहले तो वो देख लीजिए और उसके बाद फिर इस क्लास को भी कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये क्लास देखना चाहते हो तो आप इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप पुरानी क्लासेस भी एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो है आप लोगों का उच्च न्यायालय, है ना। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पे हम बात करेंगे। हाई कोर्ट पे अपन हाई कोर्ट पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे आज। और इसके अंतर्गत जो है मैं एक भी चीज़ आप लोगों को बिल्कुल नहीं छुड़वाऊंगा, सारी की सारी कंप्लीट हम करेंगे, है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं बने रहना और बहुत आराम से चीज़ों को सीखना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है आपका उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे हम, है ना। फिर हम ये देखेंगे कि उच्च न्यायालय में एक्चुअली में क्या होता है ना। उसके अंतर्गत जो है आप लोगों की कौन संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत उसका उल्लेख किया गया है ना। तो आर्टिकल हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे भाग भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे जो है इनकी नियुक्ति देखेंगे, हम गठन देखेंगे, गठन के बाद हम नियुक्ति देखेंगे, नियुक्ति के बाद हम इनके पद एवं शर्त देखेंगे, पद एवं जो है इनकी जो शर्त होती हैं, पद के ऊपर जो है बने रहने की जो शर्तें होती हैं वो देखेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत करवाऊंगा कि भाई जो हम न्यायिक क्षेत्र इनके देखेंगे। न्यायिक क्षेत्र से मेरा मतलब है कि भाई एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक जो है न्यायिक क्षेत्र जो है गठित किया जाता है 231 के अंतर्गत। ये भी हम सारी चीज़ें देखेंगे, है ना। तो हम बात करेंगे कि भाई एक तो क्या है आप लोगों का भाग 5 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, ये देखेंगे। 214 से लेकर 232 तक हम आर्टिकल देखेंगे, सारे आर्टिकल देखेंगे हम, टेंशन मत लो, सारे आर्टिकल देखेंगे, सारी विषयों पर चर्चा करेंगे, बहुत आसानी से चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हम मध्य प्रदेश के संबंध में जो हाई कोर्ट से संबंधित सारी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, है ना। देखो हाई कोर्ट तो एक ही होता है, संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है 214 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें, अपन अन्य राज्यों का हाई कोर्ट की बात करें तो सारी की सारी चीज़ें इन्हीं के अंतर्गत ही आनी है। लेकिन मध्य प्रदेश, चूंकि हम मध्य प्रदेश पीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट पीसीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश को हम ज़्यादातर जो है अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत आसानी से आप लोगों को मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगा, है ना। एक्चुअली में अपन मध्य प्रदेश से ही आते हैं, इंदौर शहर से ही आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। हम ये देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की, हम ये देखेंगे कि हम इसके अंतर्गत जो है न्यायिक क्षेत्र की अगर अपन बात करूँ तो न्यायिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जो अगर हम बात करें जैसे कि वर्तमान में 25 न्यायालय हैं हमारे अंतर्गत, 25 उच्च न्यायालय, मतलब कि 25 हाई कोर्ट हैं अपने अंतर्गत, है ना। तो इन हाई कोर्ट के अंतर्गत क्या होता है कि कौन कौन से हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र कहाँ पर है, इसकी खंडपीठ कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये भी हम देखेंगे और कुछ हम प्रीलिम्स फैक्ट की भी बात करेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे जो मैं अभी शुरुआत में तो नहीं बताऊंगा, हम वीडियो के अंत में कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे जो सीधे की सीधे आपकी एग्जाम के अंतर्गत हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। आइए अपन सबसे पहले आप चर्चा कर लेते हैं, एकदम शुरुआत से बेसिक से हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ना, हम स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। देखो हाई कोर्ट जो है हमारा, हाई कोर्ट अगर अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो है आपका हर राज्य का एक जो है आपका क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है।
ये आप लोगों को पता है ना, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। अब अगर अपन बात करें, अगर हम थोड़ी सी तुलना इसकी हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर अपन करते हैं तो देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो न्यायपालिका है उसके 3 केंद्र बिंदु हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे पहले, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट आता है, फिर आते हैं आपके हाई कोर्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही रहेगा आपका। हाई कोर्ट की बात करें तो हर स्टेट का अलग अलग एक हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। फिर आते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अब याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट आता है वह भारतीय संविधान के 124 के आर्टिकल में दिया रखा है। वहीं अगर अपन हाई कोर्ट की बात करें तो 214 के अंतर्गत दिया हुआ है। याद करना बहुत सिंपल है, देखो 1 2 4 लिखा हुआ है, एक को हटा को बीच में लगा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका 214 हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट दे रखा है आपका, हाई कोर्ट 214 के अंतर्गत दे रखा है, और फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है कि जो एक हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही क्या होते हैं अन्य जो आपके राज्य के अंतर्गत अन्य जो न्यायालय होते हैं, है ना, आपके जो न्यायालय होते हैं अन्य राज्य, अन्य जो है न्यायालय होते हैं राज्य के अंतर्गत, वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ही होते हैं। मतलब कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत ही आते हैं, है ना, उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत आसानी से आप लोगों को चीज़ों को सिखाई है। तो बेसिक चीज़ों से बेसिक स्तर से आप लोगों को एडवांस तक ले जाने का काम मेरा है। जैसे हर एक चीज़ को मैं बहुत परख कर जो है नोट्स बनाकर आप लोगों को जो है आप लोगों को तैयारी करवाता हूं, तो ये बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले क्या बता दिया कि एक्चुअली में हाई कोर्ट क्या होता है। हाई कोर्ट की बात कर ली हमने। सबसे पहले हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो सबसे टॉप पर हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निचला स्तर कौन सा आता है आपका, हाई कोर्ट आता है। और हाई कोर्ट के जो न्यायालय होते हैं, मतलब कि राज्य के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वह किसके अंतर्गत काम करते हैं, आपका हाई कोर्ट के अंतर्गत ही हम काम करते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। तो अपन आइए अब हम आगे करके चर्चा करते हैं ना। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो हाई कोर्ट है वह कौन से संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत दिया हुआ है मेरे दोस्तों। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भाग 6 के अंतर्गत अगर अपन बात करें, हमारा जो भाग 6 है, भाग 6 की अगर अपन बात करते हैं, भाग 6 की अगर अपन बात करते हैं और अनुच्छेद की अगर अपन बात करें, तो अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो 200 आप लोगों का 214 से लगाकर 232 तक आप लोगों को सारे आर्टिकल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो 214 से लगाकर आप लोगों का 232 तक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। तो एक एक करके हम चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि इसका उल्लेख कौन से भाग के अंतर्गत किया है, तो भाग 6 के अंतर्गत किया है। अनुच्छेद की अगर हमसे बात करें तो 214 से लेकर 232 तक इसके हाईकोर्ट से संबंधित, मतलब कि उच्च न्यायालय से संबंधित सारे प्रावधान इसके अंतर्गत दिए हुए हैं, 214 से लगाकर 232 तक। आइए तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। बहुत शानदार तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं हर एक जो है आपकी एक एक आर्टिकल की। तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, याद रखना, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल हमारा 214 क्या कहता है ना। आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 214 हमारा ये कहता है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। क्या कहता है, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय, हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, है ना। हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान की अगर अपन चर्चा करें तो वर्तमान में भारत के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर हमें देखो प्रीलिम्स फैक्ट की अपन बात करेंगे, हर एक चीज़ की बात करेंगे, लेकिन हमें क्या है कि कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो एज इट इज एग्जाम के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। हम सबसे पहले बात करते हैं 214 में हमने ये पढ़ा है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। और अगर अपन बात करें जो है इस राज्य के अंतर्गत जो है राज्य के जो है अधीनस्थ न्यायालय इसके अंतर्गत आएंगे। ये भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि एक राज्य का जो एक उच्च न्यायालय होगा और इसके अंतर्गत ही आप लोगों के क्या आ जाएंगे, अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे इसके अंतर्गत, याद रखना। अगर अपन भारत की चर्चा करें तो भारत के अंतर्गत अपन चर्चा करते हैं, लगभग नहीं है, भारत के अंतर्गत अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के टोटल अगर अपन बात करें तो टोटल कितने जो हैं आप लोगों के उच्च न्यायालय हैं। हाई कोर्ट की अगर अपन बात करें तो 25 जो हैं आप लोगों के। वर्तमान की अगर अपन बात कर रहे हैं, वर्तमान में अगर अपन देखें तो 25 आप लोगों के हाई कोर्ट है। आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। हम पहले अगर अपन बात करें तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। और जो 25वां आप लोगों का उच्च न्यायालय हम उसकी भी चर्चा करेंगे। 24वां जो हमारा उच्च न्यायालय था वह त्रिपुरा था। और अगर अपन 25 की बात करें तो जो 2014 के अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाया था, तो उन दोनों के लिए संयुक्त एक व्यवस्था रखी गई थी हैदराबाद उच्च न्यायालय की। तो 25वां उच्च न्यायालय आपका
वही है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और राज्य के अंतर्गत जितने भी आप लोगों के अन्य न्यायालय होंगे वे इसके अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 231 की। 231 का पहले चर्चा करना इसीलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 में ये कहा गया है कि प्रत्येक जो है आप लोगों का 2 राज्य जो हो जाएंगे आपके, दो या 2 से अधिक राज्यों की अगर अपन बात करते हैं, राज्यों के लिए एक न्यायिक क्षेत्र हो सकता है। न्यायिक क्षेत्र की अगर अपन बात करें, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायिक क्षेत्र हो सकता है आपका, है ना, हो सकता है। देखो अब मैं बात करूं, वर्तमान में अगर अपन बात करें तो 25 हाईकोर्ट हैं, लेकिन राज्यों की संख्या तो ज़्यादा है ना यहाँ पर। अगर अपन बात करते हैं तो अब देखो एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए, जितने राज्य हैं उतने हाईकोर्ट होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 25 ही अपने क्या है हाईकोर्ट है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्टिकल 231 यही कहना चाहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायिक क्षेत्र हो सकता है, मतलब कि 2 राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। तो जितने भी न्यायिक जो काम होंगे तो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो हम बात करें, उस क्षेत्र के जितने भी न्यायिक काम होंगे वह एक ही हाईकोर्ट के अंतर्गत किए जाएंगे। आप लोगों को चीज़ें बहुत आसानी चीज़ें से समझा रहा हूं मैं। एंड अगर अपन बात करें यहाँ पर कोलकाता उच्च न्यायालय की, कोलकाता उच्च न्यायालय में अगर अपन बात करें, जैसे कोलकाता जो हमारा उच्च न्यायालय उसके अंतर्गत वेस्ट बंगाल भी है आपका, वेस्ट बंगाल, और अगर अपन बात करें वेस्ट बंगाल के बाद आपका जो अंडमान निकोबार है ना, वेस्ट बंगाल के साथ साथ जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की हम अपन बात करते हैं जो आप लोगों का कोलकाता जो उच्च न्यायालय है ना, कोलकाता की अगर अपन बात करें, कोलकाता का जो हाईकोर्ट है वह आपका वेस्ट बंगाल के साथ में और किस जो है क्षेत्र का न्यायिक क्षेत्र है। यहाँ पर अगर अपन बात करें अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार जो है हमारा निकोबार का जो आप लोगों का न्यायिक क्षेत्र है भाई कौन सा है आपका, जो है कोलकाता हाईकोर्ट है। अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि आर्टिकल 231 क्या कहना चाहता है। अब हम बात करते हैं 215 की, इसलिए मैंने आप लोगों को 231 यहाँ पर पहले बताया, हम सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। 215 ये कह सकता है कि हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की भांति है ना, हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की भांति ही क्या है आपका एक जो है अभिलेख न्यायालय है ना, अभिलेख न्यायालय। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय है ना, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की भांति ही एक अभिलेख न्यायालय है। कौन है आपका हाईकोर्ट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की भांति ही एक अभिलेख न्यायालय है। तो 215 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है आपका, एक अभिलेख न्यायालय होगा, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख से तात्पर्य है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी आप लोगों की कार्रवाई होती है वह क्या होती है आपकी लिखित होती है, और सुप्रीम कोर्ट जितनी भी कार्रवाई उसकी लिखित हो रही है और जो भी निर्णय देगा वह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक विधि बन जाएगी, मतलब एक कानून बन जाएगा, और जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय उसको मानने के लिए क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हम बात करते हैं हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट भी क्या है, एक आपका अभिलेख न्यायालय है, मतलब इसकी जितनी भी कार्रवाई होती है मेरे दोस्तों सारी लिखित रूप में होती है, और इसके द्वारा दिए गए सारे निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए क्या हो जाएंगे, आपके एक कानून के रूप में बन जाएंगे, और विधि मतलब कि जो है एक विधि के रूप में माने जाएंगे, और अधीनस्थ न्यायालय इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को एक कानून के रूप में मानने के लिए बाध्यकारी होगा। तो अभिलेख न्यायालय का आप लोगों को सीधा सीधा मैंने मतलब यहाँ पर बता दिया है। अब हमने देखो 214 की बात कर ली है, 231 की बात कर ली, 215 की बात कर ली। अब हम बात करते हैं 216 पर। अब देखो 216 के अंतर्गत मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका गठन दिया हुआ है ना, याद रखना 216 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसका गठन यहाँ पर दिया हुआ है। तो 216 की अगर अपन बात करते तो इसमें गठन किस तरीके से दिया गया हुआ है, जैसे कि हम बात करें तो 216 में यह कहा गया है कि राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, है ना, राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से गठन किया गया हम यहाँ पर देखते हैं। तो राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होगा, है ना, राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक क्या हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अब बहुत शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे आपको ये भी सिखाऊंगा। एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा,
है ना, जिसका क्या हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और कुछ अन्य न्यायाधीश होगा, है ना। राज्य के गठन, अगर अपन हाईकोर्ट के गठन की बात करें तो एक उच्च न्यायालय तो होगा ही सही, लेकिन एक जिसके अंतर्गत एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। वैसे ही एक मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ क्या हो जाएंगे, आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, कुछ जो है आपके अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, है ना, न्यायाधीश हो जाएंगे। अब देखो आपको बहुत शानदार चीज़ें समझाता हूँ मैं। जैसे कि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जब हम सुप्रीम कोर्ट की मेरे दोस्तों बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो एक हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है कुल मिलाकर कितनी होती है, 31 होती है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो हम जब हाईकोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश तो जरूरी होगा, लेकिन जब कुछ अन्य न्यायाधीशों की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि संख्या फिक्स है तो यहाँ पर संख्या फिक्स नहीं है। कुछ अन्य न्यायाधीश की अगर पर यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है ना वह निर्धारित नहीं है। यह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है मेरे दोस्तों, तो उस राज्य के अंतर्गत जो हाईकोर्ट है उसके अंतर्गत जो है जनसंख्या और वहाँ के कार्यभार के अनुसार अन्य न्यायाधीशों की क्या की जाती है, यहाँ पर जो है नियुक्ति की जाती है। मतलब कि जैसा कार्यभार होगा, कार्य ज़्यादा होगा, मुकदमे ज़्यादा होंगे, कार्य ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कुछ अन्य न्यायाधीशों की ज़्यादा संख्या में नियुक्ति की जा सकती है। मतलब कि ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अंतर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। अब देखो हमने क्या की है, राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जो है आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके अंतर्गत हम और क्या क्या आगे चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो अब अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं 217। अब देखो 217 के अंतर्गत क्या है, ये हम सारी चीज़ें देखेंगे कि आर्टिकल 217 के अंतर्गत यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो 216 हमने देख लिया, गठन देख लिया है, और 217 के अंतर्गत आपके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उनकी पद एवं शर्तें दी हैं 217 के अंतर्गत, है ना। याद करना कि 217 है आपका, 217 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, जो न्यायाधीश हैं आपके, जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश की जो नियुक्ति है, नियुक्ति की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, नियुक्ति एवं पद की जो शर्तें हैं ना, पद की जो शर्तें हैं उनके बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो 217 के अंतर्गत क्या दे रखा है, न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद जो है उनके शर्तों से संबंधित क्या किया गया है, यहाँ पर जो है व्यवस्था, क्या व्यवस्था की गई हम उसकी बात करते हैं। देखो नियुक्ति की हम बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट इसका खींचना है तो इसका स्क्रीनशॉट जो है खींच सकते हो, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं 217 की, 217 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। है ना। अब देखो 217 की हम बात करते हैं तो 217 हमारा आर्टिकल में क्या कहा गया है, 217 के अंतर्गत नियुक्ति की बात कही गई है, नियुक्ति की बात कही गई, पद एवं शर्तें जो है, पद की जो शर्तें हैं उनकी बात कही गई। अब देखो नियुक्ति कौन करेगा मेरे दोस्तों, नियुक्ति कौन करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है जो हाईकोर्ट की जो है आप लोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति मेरे दोस्तों राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है। याद रखना जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, तो मुख्य न्यायाधीश की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से करता है, ये याद रखने वाली चीज है। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि नियुक्ति कौन करता है, तो आपको राज्यपाल दे देगा, है ना। वहीं अगर अपन राष्ट्रपति दे देगा और वहीं कोई अदर ऑप्शन भी दे देगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसके परामर्श से करता है मेरे दोस्तों, तो जो राष्ट्रपति जो है नियुक्ति किसके परामर्श से करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा मेरे दोस्तों उसके परामर्श से, है ना। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेगा, एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके, है ना, परामर्श करके। अब याद रखना कि अगर अपन बात करें मुख्य न्यायाधीश, कौन से मुख्य न्यायाधीश के, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श से करेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एवं संबंधित राज्यपाल के परामर्श से। जैसे कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें
तो राज्यपाल जो है अगर अपन बात करें यहाँ पर हाई कोर्ट के जो है उच्च जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, उच्च न्यायाधीश हो जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से चर्चा करनी पड़ेगी और संबंधित राज्यपाल, जैसे मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल है अभी वर्तमान में, तो उनसे चर्चा करके क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अगर अपन अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो अन्य न्यायाधीश जो हमारे होंगे, न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी, तो इसमें आप लोगों की प्रक्रिया यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करनी जरूरी होगी, परामर्श लेना जरूरी होगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेना जरूरी होगा। प्लस अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए अब हमें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी क्या करना पड़ेगी, यहाँ पर सहमति लेना जरूरी हो जाएगा, परामर्श लेना जरूरी हो जाएगा। तो 217 के अंतर्गत मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि 217 के अंतर्गत नियुक्ति एवं पद की जो शर्तें हैं उसकी हमने चर्चा की है। तो नियुक्ति किस माध्यम से की जाएगी, जो है आप लोगों की राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। वहीं अगर अपन बात करें जो है आपके अन्य न्यायाधीशों की, तो वो भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। जैसे अगर अपन बात करते हैं जो है आप लोगों की इनकी अधिकतम आयु की अगर अपन बात करते हैं, है ना, जो आयु भी दी हुई है ना, वह आप लोगों को 217 के अंतर्गत निर्धारित की गई है। इसकी जो अधिकतम आयु है मेरे दोस्तों 62 वर्ष है। ये 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, इनकी जो है 62 वर्ष तक इनके पद पर रह सकते हैं। अगर अपन बात करें इनकी जो हम बात करते हैं इनकी जो उम्र है, अगर अपन इनकी बात करें, इनकी आयु पहले क्या कितनी थी, तो पहले कितनी निर्धारित की गई थी मेरे दोस्तों, 60 निर्धारित की गई थी। पहले कितनी निर्धारित की गई थी, 60 निर्धारित की गई थी, है ना। लेकिन 15वें संविधान संशोधन की अगर अपन बात करें तो 15वां जो संविधान संशोधन जो हुआ था 1963 की बात करें, 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 15वां संविधान संशोधन की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, है ना, जो 1963 के अंतर्गत हुआ था, तो 1963 के अंतर्गत इनकी आयु बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी मेरे दोस्तों, 62 कर दी गई थी। ये आप लोगों को एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जो आयु इनकी बढ़ाई गई थी, पहले कितनी थी, 60 थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन किया गया तो 1963 में जो किया गया था, तो इनकी जो आयु है, अधिकतम आयु 60 से करके कितनी कर दी गई थी, 62 कर दी गई थी, है ना। तो ये आप लोगों को सारी चीज़ें आप बहुत आसानी चीज़ें से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की और चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में और क्या क्या दिया हुआ है। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। देखो आगे अगर अपन बात करें ना 217(2) के अंतर्गत यहाँ पर अगर अपन बात करें तो पद के लिए जो क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो इसके अंतर्गत यहाँ पर दिखाई गई हैं। अगर अपन बात करें किसी भी व्यक्ति को अगर जो है हाईकोर्ट का उच्च न्यायालय की अगर अपन बात करें मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है 10 वर्ष तक किसी भी राज्य क्षेत्र में जज के रूप में उसने काम किया हो। मतलब कि भारत के किसी भी राज्य के अंतर्गत हाईकोर्ट में अगर वह 10 साल तक अगर अपन बात करें, देखो अगर अपन बात करें 10 वर्ष तक किसी भी राज्य क्षेत्र में उसने अगर न्यायाधीश के पद पर अगर उसने कार्य किया है तो वह क्या कर सकता है, आप लोगों का उच्च न्यायाधीश बन सकता है। तो राज्य 10 वर्ष तक किसी भी राज्य क्षेत्र में जज के रूप में उसने कार्य किया हो। अगर अपन बात करें 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतलब कि उसने वकालत की हो। यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि 10 वर्ष तक किसी भी राज्य क्षेत्र में जज के रूप में उसने कार्य किया हो। तो कोई भी जज के रूप में अगर उसने 10 वर्ष तक कार्य किया है तो वह योग्य हो सकता है। वहीं अगर अपन बात करें 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में अगर उसने, है ना, अगर वकालत का काम भी किया है तो वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता जो है रखता है, पात्रता रखता है। तो 217(2) के अंतर्गत हमने क्या देखी, उसकी योग्यता देखी, मतलब कि पद की योग्यता इसके अंतर्गत दी हुई है। 219 के अंतर्गत अगर अपन बात करें इसमें शपथ दी हुई है। और अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वह किसको शपथ दिलाता है, जो है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है। और शपथ किसके माध्यम से, ये प्रारूप के माध्यम से दी जाती है। तो संविधान के भारतीय संविधान के अनुसूची 3 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार यह शपथ दिलाई जाती है। याद रखना 219 में आप लोगों को शपथ दी हुई है, 219 के अंतर्गत शपथ दी है। कौन दिलाता है, जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल। जैसे मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायाधीश जो होगा, मुख्य उच्च न्यायाधीश होगा, उसको जो है मध्य प्रदेश का राज्यपाल ही क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो 2000 जो है आपकी 217 के अंतर्गत हमने पद की योग्यता देखी है, 219 में हमने शपथ देखी है। 220 की अगर अपन बात करें इसके रिटायरमेंट के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिए गए हुए हैं, हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति होगी, है ना, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वह रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरमेंट के बाद वह सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय क्षेत्र में वकालत नहीं कर सकता।
इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर जो है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और 62 वर्ष पूरे करने के बाद वह सेवानिवृत्त हो गया, रिटायरमेंट हो गया है, तो अब वह भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय में वह वकालत नहीं कर सकता, ये इसके अंतर्गत कहा गया है। 221 के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं, देखो वेतन एवं भत्ते की बात करें तो 221 के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते दिए हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे राज्य की संचित निधि से उसको क्या किए जाएंगे, वेतन भत्ते दिए जाएंगे और इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब अपन 222 की चर्चा करते हैं। 222 के अंतर्गत हम ये देखो क्या दिया हुआ है, स्थानांतरण दिया हुआ है। स्थानांतरण से मेरा ये संबंध है कि अगर बात करें हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के अगर स्थानांतरण होते हैं, तबादले होते हैं, सभी के होते हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी अगर की बात करें या हाईकोर्ट के जज की अगर अपन बात करें, तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर स्थानांतरण की बात करें तो स्थानांतरण कौन करेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट का किसी अन्य मुख्य न्यायाधीश है, तो अगर हम उसे कुछ जो है अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हम पदस्थ करना चाहते हैं, तो ये जो स्थानांतरण करने की जो शक्ति है भाई किसको है, राष्ट्रपति को है। लेकिन यह किसके परामर्श से संयुक्त जो है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही क्या किया जाएगा, आप लोगों का जो है राष्ट्रपति स्थानांतरण करेगा। अब 223 की अगर अपन बात करते हैं तो 223 के अंतर्गत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, जैसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, जैसे कि हम बात करते हैं जो है मध्य प्रदेश के जो है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, अगर वह किन्हीं कारणों से अपने पद पर रहकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, छुट्टी पर हो या कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है जिसकी वजह से वे अपने पद पर रहकर कार्य नहीं कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाएगी, जो अन्य अधीन जो आप लोगों को अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनमें से ही किसी को एक कार्यवाहक मुख्य जो है आप लोगों का मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है, वो नियुक्त कर सकता है। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जो है आप लोगों को नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जो अन्य न्यायाधीशों में से ही कोई होगा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं 226 के अनुसार। 226 में देखो क्या दिया हुआ है, 226 के अंतर्गत ये कहा गया है कि मूल अधिकारों से पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। आप लोगों को सीधा सीधा पता होगा, जब भी आप लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, और ये रिट 5 तरीके की होती है। वैसे ही अगर अपन को बात करें, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हाईकोर्ट को भी यह पावर है, यह अधिकार है कि वह आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करेगा। और हाईकोर्ट में भी आप क्या कर सकते हो, 5 तरीके की रिट लगा सकते हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण की हो गया, परमादेश की बात करें, अधिकार प्रेक्षा की बात करें, निदेश जो है आप लोगों का निषेध आज्ञा की बात करें, उत्प्रेषण की बात करें, तो 5 तरीके की रिट आप लोगों जो हाईकोर्ट के अंतर्गत लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 में जो है सर्वोच्च न्यायालय है और 226 में क्या है, आप लोगों का जो है हाईकोर्ट है। अब हम बात करते हैं 227 की। 227 आप लोगों का क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का एक प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार होगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका एक उच्च न्यायालय का आपका एक प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। वही अगर अपन बात करें 228 की, कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है 228 में कुछ मामलों को अपने पास मंगाने का अधिकार है हाईकोर्ट को। देखो अब इसका सीधा सीधा मतलब आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि जब हाईकोर्ट को ये लगता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसे मामले पेंडिंग हैं जो संविधान के उल्लेख से संबंधित हैं, या कोई अन्य जो है आप लोगों का ऐसा मामला लंबित है अधीनस्थ न्यायालयों में जिस पर उसे कार्रवाई करनी चाहिए और उस पर मामला की सुनवाई करनी चाहिए, तो वह क्या कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों से ऐसे केसों को, ऐसे मामलों को अपने पास मंगाकर उनकी सुनवाई और उनका निर्णय कर सकता है। यह अधिकार किसके अंतर्गत दिया हुआ है, जो है अनुच्छेद 228 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब यहां पर अगर अपन बात करें 214 से लगाकर हमने 232 तक सारे आर्टिकल देख लिए हैं। कुछ जो 1-2 आर्टिकल हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका कभी भी आना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने मोस्ट में जितने भी आर्टिकल हैं सारे के सारे हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की बात करेंगे, और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन ये भी समझाना चाहता हूँ कि जो हमने शुरुआत में बात की थी कि हम जो है हर एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र की बात करेंगे कि वह न्यायिक क्षेत्र कहाँ पर है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत शानदार चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इनको याद करने का एक आसान तरीका ये है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर
अधिकतर जो आप लोगों के उच्च न्यायालय हैं, अधिकतर जो आप लोगों के उच्च न्यायालय हैं उनके मुख्यालय उनकी राजधानी के अंतर्गत ही हैं। अब हम ऐसे याद कर लें जिनके मुख्यालय राजधानी के अंतर्गत नहीं है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर एक उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत कई सारे राज्यों के न्यायिक क्षेत्र आते हैं, तो अब वो भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनवा देता हूं, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आइए हम वो लिस्ट देख लेते हैं। देखिए ये जो लिस्ट अगर मैंने बनाई है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ों को सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जिनके आपके मुख्यालय राजधानी में नहीं है, आपको वो याद रखने हैं ना। और अगर अपन बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें जिनके मुख्यालय राजधानी में नहीं है, वो याद करेंगे हम। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी का जो उच्च न्यायालय है वो आप लोगों का इलाहाबाद में, जबकि हम बात करें तो यूपी की राजधानी की हम बात करते हैं तो वह क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो लखनऊ में उसका मुख्यालय नहीं है ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में है, छत्तीसगढ़ का आप लोगों का बिलासपुर के अंतर्गत है ना, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर के अंतर्गत। असम की बात करें तो असम की होती है राजधानी दिसपुर, जबकि इसका जो उच्च न्यायालय है आप लोगों का गुवाहाटी के अंतर्गत है। गुजरात की होती है आपकी गांधीनगर, लेकिन इसका मुख्यालय की अगर अपन बात करें तो अहमदाबाद के अंतर्गत है। केरल की, भाई केरल की हम बात करें तो उसका जो मुख्यालय है एर्नाकुलम है। जबलपुर की, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल आती है, लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ पर है, हाईकोर्ट का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर है, आपका जबलपुर के अंतर्गत। उड़ीसा की जैसे कि हम बात करें तो भुवनेश्वर है, लेकिन वह उसका उच्च न्यायालय कटक के अंतर्गत दिया हुआ है। वैसे ही राजस्थान का आपका जोधपुर के अंतर्गत है और उत्तराखंड का नैनीताल के अंतर्गत है ना। तो ऐसे मुख्यालय अगर आप याद रख लोगे कि इनके जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, ये अगर आपने याद रख लिया तो इसके अलावा जितने भी हो जाएंगे उनकी सारे के सारे राजधानी के अंतर्गत ही क्या हो जाएंगे, आप लोगों के मुख्यालय आ जाएंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे बिहार की हम बात करें तो उसकी राजधानी पटना, तो उसका जो न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय कहाँ पर है, आपका पटना के अंतर्गत ही दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं कुछ ऐसे आप लोगों को चीज़ों की डिस्कस कर लेते हैं कि जिनका एक से अधिक न्यायिक क्षेत्र वाले जो उच्च न्यायालय है वह कौन कौन से हैं। देखो असम जो है, असम का जो उच्च न्यायालय है वह असम का तो उच्च न्यायालय ही है, लेकिन साथ में वह नागालैंड के मामले, मिजोरम के और अरुणाचल प्रदेश के, ये तीनों के मामले भी किसके न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, असम उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इनके सारे न्यायिक मामला किसके अंतर्गत आ जाएंगे, असम उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाएंगे। केरल की अगर अपन बात करें, केरल के साथ साथ में लक्षद्वीप जो है, आप लोगों का लक्षद्वीप के जितने भी न्यायिक जो मामले हैं वह केरल के अंतर्गत ही आएंगे। बम्बई की बात करें तो बम्बई में गोवा है, बम्बई भी है, दादर नागर हवेली, ये सारे के सारे बम्बई ही न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आप लोगों का। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के अंतर्गत पुदुचेरी और तमिलनाडु, ये सारी के सारे आप लोगों के किसके अंतर्गत दिए हुए हैं, चेन्नई के अंतर्गत आते हैं। अब हम कुछ प्रीलिम्स फैक्ट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी प्रीलिम्स फैक्ट हैं वो आप लोगों के सामने एक लिस्ट में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो कुछ प्रीलिम फैक्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या, यहाँ पर पद जो स्वीकृत किए गए हैं वह सर्वाधिक यहाँ पर हैं तो 160 हैं। याद रखना, जो अगर हमसे पूछेगा कि सर्वाधिक जो है स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, आपकी 160 है। अगर अपन बात करें 1862 में सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हाईकोर्ट की जो स्थापना की थी वह एक साथ की गई थी, है ना। क्या की गई थी, आपकी 1862 में सर्वप्रथम कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में जो हाईकोर्ट की स्थापना एक साथ की गई थी। वहीं अगर अपन बात करें राष्ट्रीय राजधानी एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना जो है क्या है, उच्च न्यायालय है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का। राष्ट्रीय राजधानी एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक हाईकोर्ट है। वहीं अगर अपन बात करते हैं 6 ऐसे हाईकोर्ट हैं आपके यहाँ पर उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी एक से ज़्यादा खंडपीठ हैं। तो कौन कौन से, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और जबलपुर की बात करें तो हम यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा आप लोगों को हाईकोर्ट की खंडपीठें देखने को मिलेंगी। जैसे अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2 जगह इसकी खंडपीठ है, एक तो अपना इंदौर में, एक ग्वालियर में और भोपाल में अभी प्रस्तावित है, तो याद रखना। वहीं अगर अपन बात करें किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, आपकी लीला सेठ है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है। अब अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसकी चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें मध्य प्रदेश के संदर्भ में हाईकोर्ट के अंतर्गत हैं वो हम चर्चा करते हैं। अब देखो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीज़ें अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो अगर अपन बात करें, जो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे आपके, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, आपके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे।
जो आगे चल के आपके भारत के 11वें आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। याद रखना है ना, ये आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। और जो है आप लोगों का मुख्य न्यायाधीश जो थे आप लोगों के पहले कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वहीं अगर अपन महिला की बात करें, प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी आपकी वह सरोजनी सक्सेना बनी थी। सरोजनी सक्सेना है ना, महिला जो मुख्य न्यायाधीश थी आपकी वह सरोजनी सक्सेना बनी थी मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व। अब याद रखना है, देखो ये पॉइंट बहुत ही आपका डिफिकल्ट है, आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझना। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व है ना, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, अगर अपन पहले की बात करते हैं तो 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1955 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था। ये स्वतंत्रता पहले की बात करें, अगर अपन बात करें नागपुर पहले हमारे यहीं आता था। जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले की अगर अपन बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, तब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पर नागपुर में इसका जो है इसको स्थापित किया गया था। परंतु स्वतंत्र जो है आपका जो है मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1956 में इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 के बाद जब गठन हुआ तो याद रखना इसे कहाँ लाया गया, जबलपुर में लाया गया। तो अभी भी ये जबलपुर में ही स्थापित है। इसके अगर अपन जो खंडपीठ की बात करें तो इसकी खंडपीठ आपको 2 जगह देखने को मिलेगी, एक इंदौर में, एक ग्वालियर में, और तीसरी अभी भोपाल में प्रस्तावित है जो कि बनी नहीं है। वहीं इसके वास्तुकार की अगर अपन चर्चा करें, हेनरी इरविन ने क्या किया है, इसका जो है डिज़ाइन तैयार किया गया है। उच्च न्यायालय का मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है, हेनरी इरविन ने जो किया है, इसका डिज़ाइन तैयार किया है। दोस्तों यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और ये क्लास देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाई हैं। देखो क्या क्या चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखो जो है आप लोगों का 214 से लगाकर 232 तक के आर्टिकल देखे हैं। जो है किन किन न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पर है वो देखे हैं। एक से अधिक न्यायिक क्षेत्र हमने देखे हैं। यहाँ पर हमने बात की है प्रीलिम्स फैक्ट की, मध्य प्रदेश के संबंध में सारी चीज़ें चर्चा की है। कुछ तुलनात्मक अध्ययन, बहुत सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है। आर्टिकल संबंधी 32 से संबंधित जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है आपका जो है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये बताया कि जो रिट लगाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में 32 में 226 में हाई कोर्ट के अंतर्गत दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही क्लियर तरीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है मेरे दोस्तों। इसलिए आप संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, है ना। तो फिर अपन मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक में, किसी अलग जो है सब्जेक्ट, अलग जो है टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, है ना। और फिर जय हिंद और धन्यवाद।